दोस्तों, आपने कई सारी हॉरर स्टोरी सुन रखी होगी, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है। इस स्टोरी को जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि क्या वाकई में ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती है, यानी आज के टाइम में जहाँ पे 21st सेंचुरी में ये सब चीज़ें भी सच में होती होगी या नहीं होती होगी। भूत प्रेत तक की चीज़ें तो ठीक है, उसमें हम सब बिलीव करते हैं, बट ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे थी। तो ये वीडियो तो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। अभी हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू होती है अविनाश से, और ये स्टोरी है आज से करीब 15 साल पहले, यानी साल 2009 की। उस समय अविनाश अपने मम्मी और पापा के साथ मुंबई से लोनावला की ओर जा रहे थे। अब ये लोग मुंबई से करीब 90-95 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे, एंड इनकी गाड़ी से अचानक कोई चीज टकराती है जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में अविनाश और उनकी मम्मी थोड़ा बहुत इंजर्ड होती है, लेकिन अविनाश के पापा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस एक्सीडेंट के करीब 1 महीने बाद अविनाश की मम्मी डिसाइड करती है कि अब वो मुंबई वाले उस घर से शिफ्ट होकर कोलकाता चले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उस घर में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बहुत सारी यादें आ रही थी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से कोलकाता शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी अविनाश की नानी रह रही होती है। अब क्योंकि अविनाश की नानी कोलकाता में रहा करती थी, तो इन्हें वहाँ घर वगैरह देखने में इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और ठीक 3 अगस्त 2009 को अविनाश और उनकी मम्मी उस नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस घर में वो शिफ्ट हुए थे ताकि वो अपने लाइफ की नई शुरुआत कर सके, या फिर उन्हें उनका पुराना पास्ट हॉन्ट ना करे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि जिस पास्ट से वो भाग रहे वही पास्ट उन्हें वापिस उनके सामने आने वाला है। अब इस घर में अविनाश और उनके मम्मी का रूम अलग अलग था। ऑल्दो वो रहते एक ही फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन उन दोनों के रूम्स अलग अलग थे। तो अविनाश का जो सारा सामान था वो उनके रूम में रख दिया जाता है। अब अविनाश अपने खिलौने वगैरह देख रहे होते हैं, एंड तभी उन्हें नजर आता है कि जितनी सारी चीजें वहाँ रखी है उसमें एक अलग सा एक बॉक्स भी रखा हुआ है। अब वो बॉक्स तो उन्होंने लेके नहीं आए थे, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि किसी ने गिफ्ट में उन्हें दिया है। अब वो जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से एक म्यूजिक बॉक्स निकलता है। अब अविनाश को लगता है कि ये म्यूजिक बॉक्स शायद उनकी मम्मी उनके लिए लेके आई है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एंड वो म्यूजिक बॉक्स वही रख के अपनी मम्मी से बात करने के लिए नीचे वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। जैसे ही अविनाश नीचे पहुंचते और अपनी मम्मी को आवाज लगाते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनके दरवाजे पे एक औरत आके खड़ी हुई है। ये औरत बहुत ज्यादा अजीब थी, अविनाश के हिसाब से उसने बहुत ज्यादा काजल लगाया हुआ था, और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें देख के ऐसा फील होता है कि नहीं यार, ये थोड़ा क्रीपी है, ये इतना सही नहीं है, या फिर उसे महसूस होने लगता है कि शायद मुझे इससे दूर रहना चाहिए। वो औरत को देख के अविनाश और अविनाश की मम्मी को ठीक ऐसा ही लग रहा होता है। वो औरत उनके घर के अंदर आती है और वो अविनाश की मम्मी से कहती है कि उसका नाम सुनीता है, और वो यही के आसपास के घरों में कुछ काम करती है। तो अगर आपको जरूरत हो किसी बाई वगैरह की तो आप मुझे जरूर बताना। अब उस औरत को देख के अविनाश की मम्मी कहीं ना कहीं पहले थोड़ी बहुत अजीब सा फील कर रही थी, तो वो कहती है कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। बट अविनाश की जो नानी होती है वो कहती है कि क्या, क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है क्या? तुम अभी शिफ्ट हुई हो, अपने बेटे को देखोगी या क्या देखोगी? तुम इसे काम पे रख लो, उसके बाद देखेंगे अगर आगे जाके तुम्हें जरूरत फील नहीं हुई तो अब क्योंकि नानी ने कह दिया था तो अविनाश की मम्मी भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए सुनीता को ये लोग अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं। खैर, इसके बाद पूरा दिन इनका सामान वगैरह शिफ्ट करने में चला जाता है, यानी सामान वगैरह सही जगह लगाओ, सब चीजें इसी में पूरा दिन चला जाता है। और जब रात होती है तो ये लोग जब सो रहे होते हैं, तभी अचानक अविनाश की मम्मी को एक बहुत बुरा सपना आता है। इस सपने में उन्हें बार बार वही विजुअल दिख रहे होते हैं जो इनके साथ आज से करीब 1-1.25 महीने पहले हो चुका है, यानी वो एक्सीडेंट। लेकिन वो एक्सीडेंट भी क्लियर नहीं दिख रहा है, इन्हें बस एक विजुअल दिख रहा है कि ये लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, अविनाश पीछे बैठा है, ये हस्बैंड वाइफ आगे बैठे हैं, और अचानक कोई चीज इनसे टकराती है और इनकी गाड़ी पलट जाती है, किसी पेड़ से टकरा जाती है। इस सपने के बाद अविनाश की मम्मी को बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो वो पानी पीने के लिए किचन में जा रही होती है, एंड क्योंकि इनका रूम फर्स्ट फ्लोर पे था तो वो वहां से नीचे जाने के लिए इन्हें सबसे पहले अविनाश का रूम क्रॉस करना था। एंड जब ये अविनाश का रूम क्रॉस कर रही होती है, तभी ये देखती है कि अविनाश के रूम से कुछ चलने की आवाजें आ रही है। अब ये पहले तो एकदम से रुक जाती है कि आखिर अविनाश इतनी रात को चल क्यों रहा है, बट करीब 10-20 सेकंड में उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये आवाजें अविनाश के चलने की नहीं है, क्योंकि आवाजें एकदम बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि भारी पैरों की आवाजें आ रही है, जैसे कि कोई बहुत भारी भरकम इंसान चल रहा हो, और अविनाश तो एक छोटा सा बच्चा था। ये चीज रियलाइज करने के बाद ये एकदम से अविनाश के रूम का दरवाजा खोल देती है और लाइट्स ऑन करती है, तो देखती है कि अविनाश तो सोए हुए बेड पे और उनके पूरे रूम में कोई नहीं है, सामान एक जगह बिखरा हुआ है, बाकी उस रूम में कुछ था नहीं।
तो ये उस रूम का लाइट्स ऑफ करती है, बाहर आती है और सोचती है कि उन्हें शायद कुछ वहम हुआ होगा या फिर उन्होंने कुछ और आवाज़ें सुनी होगी, और फिर वो किचन वगैरह जाती है। अब अगले दिन अविनाश की मम्मी सुबह सुबह पोहा बनाती है, यानी वो अविनाश की मम्मी और उनकी नानी के हिसाब से 3-4 लोगों के हिसाब से पोहा बनाती है और उसे आगे वाले टेबल पे रख देती है जहाँ पे अविनाश ऑलरेडी बैठा हुआ होता है। इसके बाद अविनाश की मम्मी करीब 2 मिनट के लिए बस किचन में जाती है और जब वो किचन से वापस आ रही होती है तब वो देखती है कि ऑलमोस्ट 90% पोहा जो इन्होंने बना रखा था वो खत्म हो चुका था, और जो बचा हुआ था वो भी अविनाश इतना अजीब तरीके से खा रहा था जैसे कि उसने पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया हो। अविनाश की मम्मी जैसे ये देखती है वो उसके पास आती है और उसे टोकती है कि तुम ये कैसे खा रहे हो अजीब तरीके से, ऐसे कब से खाने लग गए तुम? तो अविनाश कहता है मैं हमेशा ऐसे ही खाता हूं, और वो वहां से भाग जाता है। अब लंच करते हुए अविनाश की मम्मी जब अविनाश को देखती है तो वो देखती है कि अविनाश के जो हाथ है वो दोनों हाथों पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत बड़े बड़े नाखून मारे हो। वो ये चीज देख के थोड़ा डर जाती है और वो अविनाश से एकदम पूछती है कि बेटा ये क्या हुआ है, किसने किया ये? अविनाश पहले इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनकी मम्मी इनसे सख्ती से पूछती है तो वो अविनाश कहते हैं बोझो ने किया है। अविनाश की मम्मी ने जैसे ही ये सुना वो उससे पूछती है कि कौन बोझो और कौन है ये, क्या है ये सब, कब हुआ ये सब? इतना सुनने के बाद अविनाश एकदम से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वो एकदम कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा होता है। वो एकदम से अपनी मम्मी को देखता है और कहता है मैं हूँ बोझो, और वो इतना कहते ही उस टेबल से चला जाता है। अब अविनाश की मम्मी ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अविनाश को एक डॉक्टर को दिखाएंगे। तो जब अविनाश की मम्मी डॉक्टर से कंसल्ट करती है तो वो डॉक्टर कहते हैं कि शायद जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है आज से 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अविनाश के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ है, एंड इसकी वजह से हो सकता है इनके साथ बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह जैसी कोई चीज़ हो गई हो। बट ये चीज़ क्योंकि अविनाश अभी बहुत छोटे, उन्हें कोई ज़्यादा मेडिकेशन हम दे नहीं सकते हैं, तो ये चीज़ इनकी टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। बस आपको इन्हें अच्छे खासे इन्वायरमेंट में रखना होगा जहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब माहौल अच्छा हो। अब कोइंसिडेंटली करीब 2 दिन बाद ही अविनाश का बर्थडे था, तो ये एक बहुत अच्छा मौका था जहाँ पे इनके घर एक पार्टी हो सकती थी। इसके 2 दिनों बाद अविनाश के घर में उनकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है एंड सब लोग बर्थडे पार्टी में खुश होते हैं। बट एक चीज अजीब होती है कि अविनाश ने जो केक बनवाया था, जो कस्टमाइज करवाया था, उस केक के ऊपर उन्होंने एक जोकर फेस बनवा के रखा था। ये चीज देख के अविनाश की मम्मी थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती है, बट वो इतना कुछ नहीं कहती है। अब एक तरफ तो सब लोग पार्टी में बिजी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी मेड होती है सुनीता, वो जाती है अविनाश के रूम में। ये चीज यहाँ पे कोई नहीं जानता था कि वो अविनाश के रूम में क्यों गई, कैसे गई, किसी को नहीं पता होती ये चीज। लेकिन जब अविनाश केक काट रहे होते हैं तभी अचानक से सुनीता ऊपर के फ्लोर से अविनाश के केक पे गिरती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सुनीता के साथ क्या हुआ। वो उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड वहाँ पे वो कुछ होश वगैरह में नहीं आती है जल्दी, तो उससे कुछ पता नहीं लग पाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जो उसकी पूरी बॉडी थी, वो पूरी बॉडी पे इतने ज़्यादा निशान पड़े हुए थे, उसके चेहरे पे ऐसे निशान थे जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। अब इनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गई थी। अविनाश की मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हो रही है उनके घर में। वो डिसाइड करती है कि वो उस रात अविनाश पर नज़र रखेगी। वो देखती है कि अचानक रात को 12 साढ़े 12 बजे अविनाश एकदम से अपने बेड से उठते हैं। वो अपने बाजू वाले टेबल से उस म्यूजिक बॉक्स को उठाते हैं और अचानक उसे खोल के उससे कुछ बातें कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि शायद कुछ है उस रूम में जो उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, बट वो फील कर सकती थी। वो थोड़ी देर देखती है और पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, वो अचानक से उस रूम में जाती है और उस म्यूजिक बॉक्स को तोड़ देती है। जैसे ही वो उस म्यूजिक बॉक्स को तोड़ती है अविनाश एकदम से बेहोश हो जाता है। ये चीज़ देख के अविनाश की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो एकदम से उनकी मम्मी यानी अविनाश की नानी को कॉल करती है और कहती है कि आप बस उन ओझा को लेके आओ जिनके बारे में आप बता रही थी। दरअसल अविनाश की नानी ने अविनाश की मम्मी को ऑलरेडी एक ओझा के बारे में बताया था कि वो उनके पहचान में है और उन्हें लग नहीं रहा है कि अविनाश की जो हालत है वो कहीं ना कहीं बस ऐसी नॉर्मल है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ चीज़ें छोड़ी गई है अविनाश पे, बट अविनाश की मम्मी पहले मान नहीं रही थी। बट ये सब चीज़ें होने के बाद उन्होंने खुद कहा कि प्लीज़ आप उन ओझा को लेके आओ। वो ओझा उस घर में आती ही कह देती है कि इस घर में बहुत कुछ गलत है एंड वो अविनाश की नानी के साथ फर्स्ट फ्लोर पे जाती है जहाँ पे अविनाश की मम्मी होती है और अविनाश होता है। वो अविनाश के ऊपर गंगा जल वगैरह छिड़कती है, उन पे कुछ मंत्र वगैरह बोलती है एंड कुछ चीज़ें करती है जिससे अविनाश थोड़ी देर के लिए होश में आ जाए, लेकिन अविनाश होश में नहीं आ रहा होता है।
कुछ देर कोशिश करने के बाद वो अविनाश की मम्मी को कहती है कि अविनाश के साथ जो चीजें हो रही है वो बहुत ज्यादा गलत है। वो ये सारी चीजें अविनाश की मम्मी को कह ही रही थी कि अचानक अविनाश उठ जाता है। वो उठ के बस भागने लगता है। जैसे ही वो अविनाश भाग रहा होता है, ये उसे आवाज देते हुए उसकी मम्मी और वो ओझा उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। और अविनाश उस घर के बाहर थोड़ा 10-15 मीटर दूर एक मतलब कहीं तो थोड़ा अलग सी जगह पे जाके एकदम से बैठ जाता है। अविनाश की मम्मी और वो ओझा देखते हैं कि अविनाश किसी औरत के पास बैठा हुआ है और वो औरत के आगे एक डेड बॉडी रखी हुई है, जिस डेड बॉडी के बाजू में वो कुछ तो क्रियाएं कर रही थी। जैसे ये लोग वहां जाते हैं, वो देखते हैं कि अविनाश पूरी तरीके से उस औरत की बातें सुन रहा है। यानी अगर उस औरत ने कहा है उसे कि तुम लेट जाओ, वो वहां पे लेट रहा है। वो ओझा जैसे ही ये सब चीजें देखती है, वो उस लेडी से कहती है कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्या कर रही हो। तो वो लेडी बिल्कुल कुछ रिप्लाई नहीं देती है। वो बस अपनी क्रियाएं कर रही होती है, जहाँ पे एक साइड में एक डेड बॉडी होती है और एक साइड में अविनाश होता है और बीच में वो कुछ क्रिया कर रही होती है। उन ओझा के बार बार कहने के बावजूद वो लेडी कुछ नहीं रिप्लाई देती है। ओझा को समझ में आ चुका था कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो अपनी शक्तियों से जो भी सारी क्रियाएं वो कर रही थी उसमें डिस्टर्बेंसेस लाने की कोशिश कर रही थी और वो सक्सेसफुल हो भी जाती है। जिससे गुस्सा होके वो जो औरत होती है, वो औरत ओझा से कहती है कि मेरे रास्ते से दूर हट जा, वरना तुझे भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये चीज जैसी वो ओझा सुनती है, वो कहती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, ये सब क्या है, ये अविनाश के साथ तुम क्या कर रही हो। तो वो औरत कहती है कि मैं अपने बेटे को जिंदा कर रही हूँ। ये चीज सुन के अविनाश की मम्मी और वो ओझा एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब चीजें क्या कर रही है, उसमें अविनाश की क्या गलती है और अविनाश का उसमें क्या रोल है। जब वो ओझा ये चीज उस औरत से पूछती है तो वो औरत उन्हें बताती है कि ये जो औरत तू देख रही है, इसी औरत ने मेरे बेटे को मारा था। ये जो बेटा मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। अविनाश की मम्मी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब चीजें वो औरत क्या कह रही है। तो वो औरत उन्हें याद दिलाती है कि याद है वो एक्सीडेंट, याद है 30 जून का वो दिन जब तूने अपने कार से मेरे बेटे को उड़ाया था। वो मेरा बेटा था, तूने मारा है मेरे बेटे को और इसलिए मैं अब तेरे बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मैं इसकी मदद से अपने बेटे को जिंदा करूंगी। ये बात सुनने के बाद अविनाश की मम्मी बहुत रोती है। वो कहती है कि उस एक्सीडेंट में मेरे पति की भी मौत हुई थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो सिर्फ बस एक एक्सीडेंट था। बट वो औरत कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती हूँ, बस एक क्रिया बची है और उसके बाद मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा और तेरा बेटा हमेशा के लिए तुझसे दूर। वो ओझा ये सब चीजें सुनती है और वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है और जो अपना गंगा जल वगैरह होता है सबसे पहले वो उस लड़के पर डालती है जिस लड़के की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। उसके बाद अचानक से अविनाश उठ जाता है। अविनाश को समझ नहीं आता है, वो एकदम से उसकी मम्मी के पास आता है। इसके बाद उन ओझा और उस औरत के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। यहाँ से मंत्र कह रही है, वहां से वो कुछ कह रही है, दोनों को हर्ट हो रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। लेकिन एट द एंड वो ओझा जो होती है वो पता नहीं कैसे लेकिन कुछ मंत्र वगैरह बोल के गंगा जल डाल देती है उस औरत पे। जैसे वो ये चीज करती है वो औरत की शक्तियां एकदम कम हो जाती है। इसके बाद वो जो ओझा होती है वो उस औरत को कुछ तो कर देती है जो अविनाश की मम्मी को कभी समझ नहीं आया, ना कभी अविनाश को समझ आई वो चीजें कि आखिर क्या हुआ उस औरत के साथ। लेकिन वो औरत एकदम वहीं पे बेहोश हो जाती है। वो जिस लड़के की वहाँ बॉडी रखी हुई थी उस लड़के को जब वो ओझा और इनकी मम्मी देखती है तो वो उसकी मम्मी देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जो डेड बॉडी थी उस लड़के का चेहरा हूबहू वैसा ही था जैसा उन्होंने उस म्यूजिक बॉक्स में देखा था। उसके बाद आज करीब 15 साल हो चुके उस इंसिडेंट को। उसके बाद से उनके साथ कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई, उन्हें कभी वो सपना नहीं आया उनकी मम्मी को, अविनाश की मम्मी को, और ना ही अविनाश के साथ कभी ये सारी चीज़ें हुई। बट वो रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करते रहते हैं जिससे कि आगे जाके भी वो औरत अगर कभी वापस आ जाए तो ये सब चीज़ें दोबारा ना कर पाए। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी। ये स्टोरी मुझे पता है कि थोड़ी डिफरेंट थी और मैंने ऐसी स्टोरी सच में कभी नहीं सुनी थी। बट ये जो बदले के लिए ये सब चीज़ें करने वाली स्टोरी थी ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तो हॉरिफाइंग लगी थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।